इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक घिनौने कृत्य, घिनौने ऑफेंस रेप के बारे में बताने जा रहा हूं। रेप का लिटरल मीनिंग होता है फोर्सिबली सीज करना, यानी कि जबरदस्ती पकड़ना। अगर अपन मैरिटल रेप के बारे में बात करें, मैरिटल रेप कई बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर क्या कोई हस्बैंड वाइफ के साथ भी रेप करता है, तो अगर वाइफ की उम्र 18 साल से कम है और जो हस्बैंड है उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप की कैटेगरी के अंदर आता है। रेप तो एक है, फर्स्ट है अगेंस्ट द विल, यानी कि बिना इच्छा के। जैसे कोई लड़की है, उसको कोई लड़का पकड़ लेता है जबरदस्ती और उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ये हो गया बिना इच्छा के, यानी अगेंस्ट द विल। सेकंड है अगेंस्ट द कंसेंट, यानी कि बिना अनुमति के। नॉर्मल है कि जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं, लड़का और लड़की, मान लो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लड़के के दिमाग में कभी कोई गलत बात आती है, लड़का लड़की अक्सर घुमा करते हैं, जाया करते हैं। वो कभी जैसे अक्सर एक दूसरे के घर पर आया जाया करते हैं। एक दिन जो लड़का होता है वो लड़की को रूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और बना लेता है। लड़की उस समय मना करती है कि मैं इसके खिलाफ हूं, मैं नहीं ये करना चाहती, फिर भी वो फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो ये कहलाएगा अगेंस्ट द कंसेंट। नेक्स्ट है कि लड़की अगर ये सोचती है कि ये मेरा पति है, पर एक्चुअली में वो उसका पति नहीं है। अब बड़ी अजीब सी बात लगती है कि पति, लड़की, एक साउंड माइंड की लड़की ये कैसे सोच सकती है कि एक आदमी या एक लड़का उसका पति है या नहीं है। यानी कि वो जानती उसको अच्छी तरह से, मतलब ये सोच रही है कि वो मेरा पति है, पर उसका पति नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे लड़का लड़की ने फ्रेंडशिप कर ली, लड़के के दिमाग में कुछ गलत बात आई, लड़के ने क्या करा, उसके साथ में ये एक एग्रीमेंट लिया, एक पेपर लिया और उसमें दोनों के साइन कर लिए और ऐसे लिख दिया कि हम जो है हमने शादी कर ली है और हम जो है हस्बैंड वाइफ है। और उसको दिखाता है कि देखो आज से हम हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों के साइन हो गए हैं, तो अपन फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं। तो यहां पे लड़का जानता है कि इस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लड़की ये सोच रही है कि जो है ये लड़का मेरा पति है। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे समाज के अंदर जो मैरिज होती है उसको जो मान्यता दी जाती है, जिस कस्टम में, जो हम कस्टम से जो मैरिज की जाती उससे, या फिर कोर्ट मैरिज से, यानी इस तरह के एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है कि जो कंसेंट ऑब्टेन की गई है वो फियर ऑफ डेथ या हर्ट, मतलब डरा के धमका करके या जबरदस्ती बहुत ज्यादा, मतलब कोई हर्ट करके अगर उसकी कंसेंट ली जाती है, या ऐसा कहा जाता है कि अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर देंगे, इसका उसका मर्डर कर देंगे, इसका मर्डर कर देंगे, इस तरह से जो है कंसेंट ली गई है। अब जो जो वर्ड यूज में लिया गया है रेप में, वो लिया गया है मैन, यानी मैन के लिए। मतलब क्या होता है कि जो रेप किया जाएगा वो मैन के द्वारा किया जाएगा। लड़की यानी वुमन या महिला जो होती है उस पर रेप का ऑफेंस नहीं लगता है। हाँ, यहां पे एक और बात बता दूं आपको कि रेप का ऑफेंस अगर महिला पे नहीं लगेगा, लेकिन महिला पे अबैटमेंट या कॉन्स्पिरेसी का केस लग सकता है। यानी कि उसने मतलब कोई जो कोई रेप जब किया जा रहा है तो उसकी प्लानिंग करने में हेल्प करी या लड़के को इंस्टिगेट किया। अब देखो, नेक्स्ट आता है कि जैसे रेप कमीशन किया जा रहा है तो कैसे, तो इसमें होता है फर्स्ट पेनेट्रेट, यानी पेनिस को पेनेट्रेट किया है किसी भी एक्सटेंट तक, वेजाइना के अंदर, माउथ के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर या एनएस के अंदर, या लड़की को ऐसा करने के लिए कहा गया है। डिजिटल रेप, डिजिटल रेप से नॉर्मली हम सोचते हैं, जैसे आजकल वो वर्ड आ रहा है ना डिजिटल अरेस्ट, वो नहीं है। डिजिटल रेप का मतलब ये होता है इंसर्ट करना एनी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट जो होता है अब एनी एक्सटेंट, जो ऑब्जेक्ट है वो कोई दूसरा डिवाइस, कोई डिवाइस भी हो सकता है, फिंगर हो सकती है, हैंड की फिंगर, फुट की फिंगर, या कोई और ऑब्जेक्ट वेजाइना के अंदर
यूरेथ्रा के अंदर या एनएस के अंदर, या उसको मजबूर करता है ऐसा करने के लिए लड़की को, या लड़का माउथ को अप्लाई करता है वेजाइना में, यूरेथ्रा या एनस में, या लड़की को ऐसा करने के लिए कहता है। नेक्स्ट आता है कि उसकी जो कंसेंट ली गई है, तो लड़की जी ने जो कंसेंट दी है वो अनसाउंड माइंड की है लड़की, यानी उसको पता ही नहीं है। सेकंड, वो जो है लड़की है इंटॉक्सिकेशन, यानी नशे की अवस्था में उसने दी है। नेचर, उसको ये नहीं मालूम उसका नेचर क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। नेक्स्ट है कि 18 साल से छोटी लड़की के से अगर कंसेंट से अगर फिजिकल रिलेशन बनाया गया है, उसने कंसेंट दी है या नहीं दी है, इस चीज को कंसीडर नहीं किया जाता, वो रेप ही माना जाएगा। यानी उसकी कंसेंट की भी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू से मतलब उसका वो जो 18 साल से छोटी जो लड़की है वो कंसेंट दे तो भी और ना दे तो भी रेप की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है कि अनेबल टू कम्युनिकेट द कंसेंट, यानी कि लड़की जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती किसी भी कारणवश, कोई उसको इस तरह की प्रॉब्लम है या कोई उसकी समझ नहीं है, वो बेसुध है एक्सक्यूज मी, तो उस और वो अपना कम्युनिकेट नहीं कर सकती कंसेंट और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया है, तो वो रेप कहलाएगा। एक्सेप्शन यहां पे आपको बता दें कि जो मेडिकल प्रोसीजर किया जाता है, क्योंकि मेडिकल प्रोसीजर के अंदर जैसे वेजाइनल सोनोग्राफी की जाती है, तो ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेकंड, पत्नी के साथ में अगर वो 18 साल से ऊपर की है, यानी उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो रेप नहीं कहलाएगा। यहां पे एक प्रोविजो डाला गया है कि देखो ऐसा है कि यहां पे एक प्रोविजो एक ये समझाया गया है कि मान लो एक लड़की है और लड़का लड़की के बहुत अच्छे दोस्ती है, लड़का जो है उसको कुछ गलत करने की कोशिश करता है और लड़की को किसी रूम में लेके चला जाता है, क्योंकि इमोशनली लड़की बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और उसको मालूम है ये नियर फ्यूचर में शादी करेगा। अब क्या होता है, वो फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, तो लड़की जो है क्योंकि वो उसके साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड है, उसको किसी तरह की इंजरी नहीं पहुंचाना चाहती, तो वो जो है मना तो करती है, लेकिन जैसे खरोंच मारना, नाखून मारना या इस तरह का ऐसे कोई मतलब नहीं करती जिससे कि उसको लड़के को लगे, मतलब लग जाए या इंजरी होए। लेकिन वो ऐसे कह रही नो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, प्लीज नहीं करो ये, तो ये और फिर भी वो करता है, तो जो फिजिकल रिलेशन बनाता है तो वो रेप माना जाएगा। सेक्शन 64 में जो है पनिशमेंट समझाई गई है। सेक्शन 65 में बताया गया है कि अगर 16 साल से छोटी लड़की है और 12 साल से छोटी लड़की है, 16 साल से छोटी लड़की है तो राइग्रस इंप्रिजनमेंट मिलेगा, नॉट लेस देन 20 साल, यानी 20 ईयर से नीचे मिनिमम 20 ईयर्स का मिलेगा, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट में भी मतलब एक्सटेंड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। फाइन इंपोज किया जाएगा और वो जो फाइन है वो विक्टिम को, यानी जिसके साथ रेप हुआ है उसको दिया जाएगा। और 12 साल की अगर लड़की के से छोटी लड़की से अगर रेप किया गया तो जो उसका जो सजा है वो सेंटेंस टू डेथ होगी। अब क्या होता है, नेक्स्ट है सेक्शन 66। सेक्शन 66 के अंदर बताया गया है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है जिंदा लाश। जैसे कि सपोज करो कि कोई लड़का किसी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है या उसने रेप कर दिया है और उस दौरान लड़की को ऐसी कोई इंजरी हो जाती है जिसके कारण से वो बेहोश हो बेहोश नॉट बेहोश, कॉमा में चली जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है, तो उसको कहते हैं परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो उस दौरान वो होता है और उस समय वो रेप करता है या उस समय क्या कहते हैं करने की कोशिश करता है और उस स्टेज में चली जाती है, तो वो जो है उसको उसको रेप माना जाएगा। नेक्स्ट, और उसको राइग्रस इंप्रिजनमेंट मिलेगी कम से कम नॉट लेस देन 20 ईयर्स, जो कि लाइफ इंप्रिजनमेंट तक बढ़ सकती है और डेथ पेनल्टी तक भी जा सकती है और फाइन भी इंपोज किया जाएगा। सेक्शन 67 जो है वो बात करता है
विथ वाइफ, मतलब अगर सपोज करो वाइफ के साथ कैसे, यानी वाइफ के साथ में अगर रेप जो है एक माना जाएगा कि अगर डिवोर्स हो गया है उसके बाद में, या क्योंकि वो उसकी वाइफ नहीं रही ये। और दूसरा है ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये होता है कि जो है कई बार जो है जुडिशियल सेपरेशन मतलब कोर्ट जो होता है ना वो हस्बैंड और वाइफ को मौका देता है कि डिवोर्स ना हो, उससे पहले का जो टाइम होता है कि है ना आप थोड़ा सा अलग रह लो, हो सकता है कि आप वापस से मिलने के लिए मतलब शादी को आपकी मैरिज को कंटिन्यू करना चाहो। तो और कई बार क्या होता है जुडिशियल सेपरेशन एक ही छत के नीचे है, मतलब एक ही छत में हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं एक ही छत के नीचे, वहां पे उस दौरान यानी जुडिशियल सेपरेशन के दौरान अगर जो लड़का है यानी हस्बैंड है वो वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो जो है वो रेप माना जाएगा, और उस समय सजा जो होगी वो नॉट लेस देन 2 इयर्स होगी, जो कि एक्सटेंड की जा सकती है 7 इयर्स तक, और ऑल्सो लायबल टू फाइन। सेक्शन 68 बात करता है कस्टोडियल रेप के बारे में। इसमें यहां पे कस्टोडियल रेप में फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब ये होता है जिसमें कि रिलाय किया जाता है, जो कि रिलाय पे मतलब विश्वास पे बने होते हैं। इसमें एक डोमिनेंट होगा और एक जो होगा वो उसके मतलब तेरे ऐसे कहना चाहिए कि एक मतलब एक का इन्फ्लुएंस होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस जिसको हम कहेंगे। जैसे रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का, डॉक्टर पेशेंट का, एडवोकेट क्लाइंट का। नेक्स्ट है पोजिशनल अथॉरिटी। पोजिशनल अथॉरिटी का मतलब ये है कि जैसे बॉस है और एम्प्लॉय है, उन दोनों के जो रिलेशन हुए तो जो बॉस है वो एम्प्लॉय के साथ में अगर फिजिकल रिलेशन बनाता है उसको अपनी पोजीशन यानी अपना मैं कहता है कि मैं बॉस हूं, मैं इस तरह से पोजीशन अथॉरिटी को यूज में लेते हुए पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो आम आदमी है वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जितना जानता है उससे कहीं ज्यादा जो है एक पब्लिक सर्वेंट जानता है, और पब्लिक सर्वेंट जो है उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को चलाना एक पब्लिक सर्वेंट के हाथ में है। तो वो अगर मतलब फिजिकल रिलेशन बनाता है बिना कंसेंट के तो उसके बाद आता है सुपरिटेंडेंट या मैनेजर ऑफ द ऑर्फनेज या कस्टडी, जहां जहां भी मतलब जैसे नारी को जैसे नारी निकेतन होता है या बच्चियां होती हैं, मतलब वहां पे जिनको कस्टडी मतलब जहां पे रखा जा रहा है वहां पे अगर सपोज कर कोई सुपरिटेंडेंट या मैनेजर उनके साथ में कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है ऑन द, और उसके बाद में कहेंगे जैसे मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नर्स है, वार्ड बॉय है या रिसेप्शनिस्ट है, तो इस केस के अंदर राइगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा 5 से 10 साल का प्लस फाइन। सेक्शन 69 बात करता है बाई डिसीटफुल मीन्स। डिसीटफुल मतलब ये होता है कि जो है धोखेधड़ी से, धोखा दे करके। इसमें क्या होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बनाता है बाई फॉल्स प्रॉमिस। जैसे फॉल्स प्रॉमिस का मतलब कि लड़का कहता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा, ऐसा कह के उससे फिजिकल रिलेशन बना लेता है। सेकंड प्रमोशन, यानी कि अगर तूने मेरे साथ मतलब उससे फिजिकल रिलेशन बना लेगा लड़की के साथ में और कहेगा कि मैं तेरा प्रमोशन करूंगा, है ना, या फिर एम्प्लॉयमेंट यानी मैं नौकरी दूंगा। नेक्स्ट है सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके किसी और नाम से, मतलब अपनी जो आइडेंटिटी है वो है उसका नाम है कुछ और बताता कुछ और है। तो सिंपल और राइगरस इंप्रिजनमेंट मिलेगा फॉर अ टर्म, और जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 10 इयर्स के लिए, प्लस फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 70। सेक्शन 70 बात करता है गैंग रेप के बारे में। गैंग रेप जो कि कॉमन इंटेंशन के साथ किया जाता है, यानी वन और मोर पर्सन, मान लो कोई जो है 3-4 लड़के हैं वो जाते हैं और प्लानिंग करते हैं और किसी लड़की को पकड़ के और मान लो उसके साथ में रेप कर देते हैं। उसमें से मान लो एक ही लड़के ने रेप किया यानी फिजिकल रिलेशन बनाया या सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, बाकी ने नहीं किया, लेकिन बाकी उसकी उनने प्लानिंग करी थी और उस समय जैसे मान लो एक कार है उसमें एक दूसरा बाकी पहरा दे रहा है या कोई उसका पैर पकड़ रहा है, यानी किसी भी तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है, उस लड़के की हेल्प कर रहा है, तो उनके अंदर सभी के चारों को जो है सेम जो है वो कार्रवाई होगी, यानी चारों जो है वो उनको
ये माना जाएगा कि उन्होंने रेप किया है और उनको सजा बराबर मिलेगी। राइग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलेगा नॉट लेस देन 20 ईयर्स, जो कि एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन भी इंपोज किया जाएगा। सेक्शन 70 क्लॉज 2 कहता है गैंग रेप के बारे में बिलो द एज ऑफ द 18 ईयर, अगर 18 साल से छोटी लड़की के साथ में गैंग रेप किया जाता है बाय वन और द मोर पर्सन तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है प्लस फाइन और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। सेक्शन 71 बात करता है रिपीटेड ऑफेंस के बारे में, जैसे कि यहां पे मैं एक और चीज बता दूं एक्यूज और कन्विक्ट के बारे में। नॉर्मली कई बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्यूज वो है जिसके ऊपर केस चल रहा है, यानी कार्रवाई चल रही है, जो ट्रायल चल रही है वो कोर्ट में जा रहा है, और जब मतलब वो या फिर वो बरी हो गया है। लेकिन कन्विक्ट जो है वो गिल्टी है, मतलब उसको ये हो गया कि इसने ये काम किया है, उस पर मतलब उसको ऊपर जो भी उसके ऊपर ऑफेंस लगाया गया वो साबित हो गया, यानी एक्यूज में साबित नहीं हुआ, चल रहा है केस, और कन्विक्ट में साबित हो चुका है। यानी यहां पे सेक्शन 71 कहता है कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने रेप किया और उसको सजा मिल गई, और जब सजा मिलने के बाद वापस आता है और वापस वो जो है रेप करता है, तो उसको जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट मिलेगी या डेथ पेनल्टी मिलेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 72 क्लॉज 1, ये डिस्क्लोजर करता था आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, यानी कि विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए किसी भी रूप में। अगर कोई डिस्क्लोज करता है, जैसे उसका नाम बोल करके उसकी फोटो को यानी छाप देता है, या कहीं किसी भी सोशल मीडिया पे डाल देता है फोटो, उसकी फोटो डाल देता है, या उसके पेरेंट्स की फोटो, या उसका स्कूल नेम, जिससे कि ये पता चले कि ये विक्टिम कौन है, लोगों को पता चल जाए, तो उस सेक्शन 72 इसके बारे में बात करता है। यानी यहां पे सेक्शन 72(1) जो है विक्टिम को की जो आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने से मना करता है, लेकिन एक्यूज के बारे में कुछ ऐसा एक्ट में नहीं कहा गया है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो एक्यूज है, यानी जिसपे रेप का ऑफेंस लगाया गया है, उसकी भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर इसको डिस्क्लोज कर जो ये, लेकिन कुछ कंडीशन में डिस्क्लोज किया जा सकता है अगर विक्टिम खुद चाहे तो, जैसे विक्टिम इंटरव्यू दे न्यूज़पेपर में, या अगर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खुद देना चाहती है तो, या ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस जो इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो, या विक्टिम जो है उसकी डेथ हो गई, या वो चाइल्ड है, या अनसाउंड माइंड की है, तो उसके जो है पेरेंट्स दे सकते हैं, या फिर कोई जो एनजीओ है उसका चेयरपर्सन या सेक्रेटरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड एनजीओ है, जो कि उनके वेलफेयर में काम के लिए काम कर रही है, वो जो है उनके थ्रू वो डिस्क्लोज किया जा सकता है उसका नाम। नेक्स्ट है सेक्शन 73। सेक्शन 73 कहता है कि कोर्ट में, बिफोर द कोर्ट, यानी कोई भी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही है तो उनको जो है पब्लिश नहीं किया जा सकता। हाँ, आप देखते होंगे कि कई बार जजमेंट पढ़ते हैं तो जो वेबसाइट्स पे या कहीं पे भी जजमेंट को पब्लिश किया जा सकता है, लेकिन प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं किया जाता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।